नमस्कार। संस्कृत साहित्य के माध्यम से भारतीय चित्रकला के विकास को समझने के क्रम में पिछले व्याख्यान में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार ऋग्वेद में चित्रकला के संकेत मिलते हैं और महाभारत में विशाल चित्रपटों का उल्लेख प्राप्त होता है। पतंजलि उन नटों का उल्लेख करते हैं जो कि चित्रित पट दिखा दिखा कर कथा गायन करते हैं, जिनको शोभनिक कहा जाता रहा है और वह कला अभी तक हमारे समाज में चली आई है। भास अपने कुछ नाटकों में चित्रकला के विकास का ईसा पूर्व की शताब्दियों में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पड़ाव सूचित करते हैं और चित्र के अनेक गुण उनके द्वारा वर्णित चित्रों में सामने आते हैं। विशेष रूप से भास जिन चित्रों का वर्णन करते हैं अपने स्वप्नवासवदत्तम में या दूतवाक्यम नाटक में, वे चित्रशास्त्र के आचार्यों की शब्दावली में सत्य चित्र हैं। हूबहू उनमें घटना, प्रसंग या व्यक्ति का चित्रण किया जाता है। तो इस सत्य चित्र के संसार से हम भाव चित्र के संसार में आते हैं, जो कि कालिदास के चित्रों का संसार है। और कालिदास कला के पारखी हैं। वे मानव स्वभाव के, निसर्ग के कुशल चितेरे हैं। शब्दों की तूलिका से वे अपनी कविता के चित्रफलक पर अगणित रंग सजाते हैं, लेकिन चित्रकला का भी बहुत सूक्ष्म ज्ञान उनको है और वे चित्रकला के संबंध में अपना एक सौंदर्य दर्शन भी कविता की भाषा में व्यक्त करते हैं। कालिदास अपने कुमार संभव में पार्वती के यौवन का वर्णन करते हैं और उसके लिए कहते हैं उन्मीलितम तूलिकयेव चित्रम। जैसे कि रेखाओं में खाका खींचा गया था किसी सुंदरी का और उसको किसी ने ब्रश उठा करके उसमें रंग भर दिए हों, इस तरह से पार्वती यौवन के आने पर निखरी निखरी खिली हुई सी एक संपूर्ण रंगों के भराव के साथ उभर आए चित्र की तरह पार्वती लगती थी। यह चतुरस्र शोभी, ये विशेषण उसमें देते हैं कि सर्वांगीण शोभा, चतुरस्र शोभा यौवन ने उसकी काया में भर दी, जैसे कि कलाकार ने रेखाओं के खाके में रंग भरकर उसको चतुरस्र बना दिया हो, सब ओर से सुंदर बना दिया हो। कुमार संभव के ही 8वें सर्ग में हिमालय का एक बहुत विराट चित्रफलक महाकवि ने उपस्थित कर दिया है और हिमालय का जो विराट सौंदर्य है उसका चित्रोपम निरूपण अन्यत्र ऐसा कदाचित हमको नहीं मिलता। सारी शुचिता और पावनता के साथ निसर्ग किस प्रकार एकाकार होता है, प्रकृति किस प्रकार एकाकार होती चली जाती है मनुष्य से, वो चित्रावली के द्वारा कालिदास स्पष्ट करते हैं। अनेक कवि शब्दों से चित्र सजाते हैं। बाणभट्ट की कादंबरी तो एक पेनोरमा है चित्रों का। उसी तरह से कालिदास एक बहुत बड़े चित्र फलक पर हिमालय के विभिन्न दृश्यों को अंकित करते हैं शब्दों की तूलिका से। यहाँ शंकर दिखाते हैं पार्वती को कि किस प्रकार से हिमालय के शिखरों से जो झरने बह रहे थे, सूर्यास्त का समय है, डूबते हुए सूरज की किरणें उनसे गुजरती थीं तो कई कई इंद्रधनुष तन जाते रहे। सूरज जैसे जैसे ढलता है, पश्चिम में जाता है, तो वह इंद्रधनुष सिमटते चले जाते हैं। ये एक बिंब, ये चित्रकार के लिए भी एक चुनौती है कि उसको किस प्रकार से वह अपनी तूलिका से अंकित करेगा। ये जो चित्र खींच दिया है कालिदास ने, सीकर व्यतिकरम मरीचिभिर्दूरयत्यवनते विवस्वती,
इंद्र चाप परिवेश शून्यता निर्झरास्तव पितुर्व्रजन्त्यमी। ये तुम्हारे पिता हिमालय के जो झरने हैं, इंद्रचाप परिवेश शून्यता को प्राप्त हो रहे हैं। इंद्रधनुष जो उनके ऊपर कितने ही कितने तन गए थे, वो सिमटते चले जा रहे हैं जैसे जैसे सूरज अस्त होता है। और एक चित्र खींचते हैं, पश्य पश्चिम दिगंत लंबिना निर्मितम मित कथे विवस्वता दीर्घया प्रतिमया सरोम्भसाम तापनीयमिव सेतु बंधनम। सूरज डूब रहा था, उसकी किरणें सरोवरों के पानी के तल पर बिछ रही थीं। कितनी कितनी सुनहरी आभाएं पानी के तल पर झिलमिलाती थीं, जिसे सूरज ने अपनी किरणों से कई कई सुनहरे सेतु पानी के तल पर रच दिए हों। और यह जो एक चित्र है, उसकी सुदीर्घ छवि, दीर्घ प्रतिमा कालिदास यहाँ अंकित करते हैं। फैलाव उसका, कई कई रंग किस प्रकार बिखरते हैं। ढलते हुए सूरज की किरणें जहां जहां गिरती हैं, कितने रंग बिखरते हैं। ये रंगों की पहचान और चित्रकला में जो रंग होते हैं, उनकी बारीकियां दोनों एक साथ यहाँ चलती हैं। दूर मग्र परिमेय रश्मिना वारुणी दिगरुणेन भानुना भाति केसर वतेव मंडिता बंधु जीव तिलकेन कन्यका। पश्चिम दिशा ऐसी लगती है जैसे कि वह कन्या है, उसको सूरज ने दोपहरिया के फूल उसकी काया पर सजा दिए हों। सुर्ख लाल रंग का फूल होता है, उसको जैसे उसकी काया पर जगह जगह सजा दिए हों। इस तरह से सूरज की धूप के, ढलते हुए सूरज की धूप के थक्के बिछ गए हैं पश्चिम दिशा की कन्या की काया पर। यह है कई कई रंग किस प्रकार से मिल जाते हैं। रक्त पीत कपिशाह पयो मुचाम कोटय कुटिल केशि भान्त्यमु वृक्षसित्वमिति संध्ययानया वर्तिकाभिरिव साधु मंडिता। ये कैनवस है, पश्चिम दिशा बहुत बड़ा, उस पर बादल छा गए हैं। बादलों के कंगूरों पर लाल पीली चितकबरी सी छवियां बनती चली जा रही हैं। ढलते हुए सूरज की किरणें उनको जब छूती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि संध्या ने ब्रश उठा करके, तूलिका उठा करके और बादलों के कंगूरों को रंग डाला हो, कई कई तरह के रंग उन पर बिखेर दिए हों। ये चित्र फलक प्रकृति में किस प्रकार से सजीव रूप में हमारे सामने झलकता है, स्पंदित होता है। और जो रंगों की बारीकियां हैं, सिंह केसर सटासु भूभ्रताम पल्लव प्रसविषु द्रुमेषु च पश्य धातु शिखरेषु भानुना संविभक्त निवसान्ध्य मातपम। सूरज ने जो सांझ की अपनी धूप थी, उसको टुकड़े टुकड़े करके वो बांट दिया है। जैसे सिंह के जो केसर हैं, सिंह के जो आयाल हैं, जो बबर शेर की ग्रीवा के बाल होते हैं, क्या उनका रंग होता है, कुछ उसको दे दिया है उसने। जैसे जाते जाते कुछ जो कोंपले हैं पेड़ों की, उनमें उसने उनको दे दिया है जैसे। और जो हिमालय की शिखरों पर जो धातुएं हैं, कहीं गेरू है, कहीं लाल रंग की कुछ और धातुएं हैं, जिनका परिचय फिर आगे हमको मिलता है यहाँ कालिदास में ही। तो वे, उनमें सूरज की किरणें जैसे समाती चली जा रही है। संध्या का आतप उसमें बढ़ता चला गया है इन सब चीजों में। ये जो कई कई रंग किस प्रकार से अलग अलग चीजों में झिलमिलाते हैं, ढलते हुए सूरज की आभाएं किस प्रकार से बिखरती हैं, समविभक्त होती हैं, इसके चित्र हैं। और फिर धीरे धीरे सूरज डूबता चला जाता है, अंधेरा घिरता है, तो सारे कैनवस पर काली छायाएं किस प्रकार से छाती हैं। ताम इमाम तिमिर वृद्धि पीड़िताम शैलराज तनये धुना स्थिताम एकतस्तट तमाल मालिनी पश्य धातु रस निम्न गामिव। कहते हैं कि जो हिमालय की धातुएं हैं, कई कई रंगों की गेरू आदि जो धातुएं हैं, उनकी नदियां जैसे धीरे धीरे बह रही हों और उन पर काला साया उनके ऊपर मंडराता चला जा रहा हो। ये तट तमाल मालिनी, दोनों किनारों पर तमाल के काले काले झुरमुट हैं पेड़ों के, और बीच में चूंकि अभी भी थोड़े थक्के धूप के हैं, तो यह
धातु रस निम्नगा एक तरह से बन गई है। हिमालय के शिखरों से जो चमक रही हैं धातुएं गेरू आदि, वो चमकती हैं उसके बीच में, और उनके ऊपर अंधकार दोनों किनारों पर। एक नदी जैसा दृश्य बन जाता है। एक और उसी कैनवास पर दृश्य इन्होंने एक चित्र खींच दिया है उसका, और थोड़ा सा बीभत्स रस भी उसमें डाला है। ये जिस अष्टम सर्ग की निंदा की जाती है कि वो तो बड़ा जुगुप्सित है, क्या पावन कविता उसमें है और क्या जीवन के रंग उसमें बिखरते हैं। ऐसी तो कविता ही मिलना मुश्किल है। पूरा का पूरा हिमालय ये 60-70 श्लोकों में जिस प्रकार से सजीव कर दिया है कालिदास ने, उसी सर्ग के बारे में कहा जाता है वो तो बड़ा अश्लील है। कहते हैं कि सांध्य मस्तमित शेष मातवम रक्त लेखम अपरा विभर्ति दिक् संपराय वसुधा सशोणितम मंडलाग्रमिव तिर्य गुच्छितम। ये जो सूरज डूब गया और पश्चिम की दिशा पर कुछ तिरछी किरणें बिछी सी रह गई हैं अभी भी। ऐसा लगता है जैसे कि युद्ध भूमि में एक रक्त से सनी हुई तलवार तिरछी पड़ी रह गई हो। ऐसा उस कैनवास पर एक दृश्य बनता है। ये इस तरह के एक के बाद एक कई चित्र अंकित करते हैं। चित्रकला का ज्ञान, फिर बहुत गहरा अंधेरा छा जाता है। ये चित्रकार के लिए बड़ी चुनौती है कि अंधेरा कैसे धीरे धीरे गहराता है और उसको कैसे कैनवास पर उतारेगा। कहीं कहीं थोड़े थोड़े से थक्के लालिमा के रहते हैं। तो नोर्धुमीक्षण गतिर्न चाप्यधो नाभितो न पुरतो न पृष्ठतः लोक एष तिमिरोग वेष्टितो गर्भवासिव दृश्यते निशि। सारा संसार जैसे गर्भस्थ शिशु बन गया है, उस इंद्रियों में उस गर्भ के भीतर जैसे समा गया है। वो आसपास पूरा अंधेरा, तो सारी दुनिया उसमें सिमटी हुई। ये भी एक चित्र है। तो ये चित्रकला के जो बिंब हैं ये उभरते हैं, और चित्रकारों के लिए बड़ी एक तरह से कालिदास जैसे चुनौती दे रहे हैं कि इस दृश्य को कैसे, ये सारे रंग इसमें है, इसको कैसे। और रंग जो है कम होते चले जाते हैं, अंधेरा अंधेरा बीच में, अंधेरा अंधेरा आसपास आता चला जा रहा है। तो अंगुली बिरिव केश संचयम सन्निग्रह्य तिमिरम मरीचिभि कुड्मलीकृत सरोज लोचनम चुंबतीव रजनी मुखम शशि। फिर दूसरी तरफ से पूर्व से चंद्रमा उगाया है, उसकी धीरे धीरे किरणें बिछ रही हैं धरती पर। तो अंधेरे को भेदती हुई किरणें, उनका एक चित्र है। तो वो किरणें जैसे उसकी अंगुलियां हैं, और अंधेरा जो है वो केश राशि है, रजनी की, रात की केश राशि है। और चंद्रमा अपनी अंगुलियां फैला करके उसके केशों को छूता है, पकड़ता है। एक श्रृंगार का चित्र है। और उसके केशों को यूं पकड़ करके रात के मुख को जैसे चंद्रमा चूमना चाहता है, ये कल्पना करते हैं। ये भी एक चित्र खड़ा होता है यहाँ पर। और फिर एक चित्र की ही भाषा में कहते हैं, उन्नता उन्नत भाव वत्तया चंद्रिका सतिमिरा गिरेरियम भक्तिवीर बहुधा भी रर्पिता भाति भूतिरिव मत दंतिना। ये बिंब कालिदास ने जो चित्रकला अपने समय में देखी होगी कि हाथी की देह पर कई तरह की आकृतियां, जैसे शरीर पर हम गुदने बनवाते हैं, उस तरह से हाथी की देह पर भक्ति रेखाएं, कई कई तरह की ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती रही। हमने पहले व्याख्यान में, इसी श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान में देखा कि ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि गायों के कानों पर कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, पहचान के लिए बनाई जाती होंगी। जानवरों की शरीर पर कुछ आकृति बनाने का रिवाज रहा है। ये आगे चल करके जब क्षत्रियों के वर्चस्व का काल आता है, जिसको कि सामंतीय समाज का उदय कह सकते हैं, उसमें राजाओं की सेना में हाथी हैं, उनको सजाया जाता है। तो उनके शरीर पर कई कई तरह के सुंदर रंगों से आकृतियां बनाई जाती हैं। तो यह कालिदास इसकी उपमा देते हैं कि चंद्रिका तिमिर के ऊपर लिख रही है जैसे आकृतियां, जैसे हाथी की काया पर सुंदर सुंदर रंगों से कुछ आकृतियां। रंगों का उल्लेख यहाँ नहीं है, भक्ति है। रेखाओं से चंद्रिका या चांदनी जो है वो रेखाएं अंकित करती है अंधेरे के ऊपर, जैसे हाथी की काया पर भक्ति रचनाएं, वो ज्यामितीय आकृतियां जैसे बना दी गई हो। रघुवंश में बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख आता है कि राजप्रासाद में
पूरे के पूरे राजप्रसाद चित्रमय हैं, चित्र सद्म हैं। वो पूरी गैलरीज उनमें है, उनकी उनके ऊपर भित्तियों पर चित्र हैं पूरे के पूरे राजप्रासाद में। और ऐसा एक नहीं, कई प्रासाद हैं राम के। राम जब लौट करके आते हैं तो अयोध्या में वो राजप्रासादों में चित्र बनवाते हैं। पूरी रामायण उनमें चित्रित होती है। और राम उनको देख करके जी बहलाते हैं। तो इसका वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, तयोर यथा प्रार्थितमिन्द्रियार्थान् आसेदुषो सद्मषु चित्रवत्सु प्राप्तानि दुःखान्यपि दण्डकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्। अपने वनवास के दिनों के जो दुख भरे अनुभवों के चित्र हैं उनको राम देखते हैं और स्मृतियों में उनको सजोते हैं कि क्या क्या हमने भोगा है, लेकिन आनंदित होते हैं कि इस सब को भोग करके हम उबर गए, वो दुख के दिन अब बीत गए और अब आनंद से हम रह रहे हैं। तो सीता और राम जीवन का आनंद उठाते हुए राजप्रासादों की भित्तियों पर अपने पूर्व जीवन की सारी चित्र मालाएं देखते हैं। एक के बाद एक जो श्रृंखलाएं हैं, सीरीज है चित्रों की, उनको देखते हैं। उन्हीं में दंडकारण्य में निवास के चित्र हैं, सीता के हरण के चित्र हैं, खौफनाक जो घटनाएं घटी हैं, दर्दनाक घटनाएं, दुखदाई जो प्रसंग हैं, उनके चित्र हैं। लेकिन राम उनको, सीता और राम दोनों उनको देखते हैं और संचिन्त्यमानानि सुखान्य भुवन, उनको याद कर करके वे सुख में परिणत होती चली जाती हैं यादें, कि वे सब यादें अब बीते हुए समय की यादें हैं। तो इस चित्र का एक अनुभव एक अलग तरह का अनुभव है कि हम पूर्ववृत्त को, पिछली घटनाओं को चित्र में देखते हैं और आज के समय में हम उससे उबर चुके हैं। यह अनुभव हम पा करके और उससे ऊपर उठ जाते हैं, अपने आज के वर्तमान के संदर्भ में अपने आप को पहचान रहे होते हैं। तो यह रघुवंश में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है चित्र सद्म उसको कहा है, और बहुवचन उसके लिए किया है। तो कई कई चित्र सद्म है, सद्म कहते हैं भवन को। तो चित्र जिनमें बने हुए हैं भित्तियों पर, ऐसे भवनों में सीता और राम एक के बाद एक जाते हैं देखने और मनोरंजन करते हैं, यादों को संजोते हैं और सुखी होते हैं। इसी को उलट दिया भवभूति ने। भवभूति ने तो दिखा दिया कि सुख भरे दिनों के जो बहुत सुंदर चित्र हैं उनको देख करके भी चित्त में कचोट होती है राम और सीता को, कि ये सुख के दिन अब बीत गए, अब कहाँ वो दिन रहे, हमारे बचपन के दिन गुजर गए। यह भी एक भाव कला से, किसी भी कविता से, पुराने चित्रों को देख करके, यह भी चित्र यदि सजीव है तो देखने वाले की दृष्टि पर है कि वो किस दृष्टिकोण से, किस एंगल से चित्र को देखता है, कैसे प्रभावित उससे होता है, उसको वह सुख से उच्छ्वसित करता है और दुख भरे अवसाद की मनस्थितियों को भी वो जगा सकता है। पूरा का पूरा जो मेघदूत है कालिदास का, वह तो एक विशाल चित्रमाला है। विशेष रूप से जो पूर्व मेघ है, उत्तर मेघ में भी एक के बाद एक सुंदर चित्र हैं और चित्रकला के उल्लेख भी उसी प्रकार से हैं। रंगों की, चित्रों की गहरी जानकारी, चित्रसूत्र की, चित्रशास्त्र की जानकारी, उसके साथ कालिदास रामगिरी से लगा करके और अलका तक का उत्तर भारत का एक पूरा दृश्य अंकित करते हैं। पूर्व में कोई इतना एक बड़ा कैनवस वे बना देते हैं और अनेक चित्र वे अंकित करते हैं। उसी में चित्रों की उपमाएं भी आती हैं। भक्तिच्छेदैर्यो विरचितां भूति मंगे गजस्य रेवाम द्रक्ष्यस्य उपल विषमे विंध्य पादे विशीर्णाम। ये महाभारत में हमने देखा कि बहुत बड़ी सेना चली आ रही है, जन समूह चला आ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने उपमा दी है कि जैसे एक चित्रित पट सामने आ रहा हो, चला आ रहा हो, उसी तरह से यहाँ उपमा दी है कालिदास ने, और बहुत सूझबूझ से भरी उपमा दी है। वो पहले भी इस प्रकार की उपमा का प्रयोग कर चुके हैं, इस प्रकार का बिंब वो पहले भी उपस्थित कर चुके हैं कि हाथी की काया पर भक्ति रेखाओं से की गई रचनाएं जिस प्रकार से हो, हिमालय पर जब सांझ घिरी हुई है और अंधेरे में कुछ कुछ बिछ रही हैं चांदनी या उसकी चंद्रमा की किरणें, तो
इस प्रकार का एक चित्र बनता है, हाथी की काया पर चित्र रचना जैसा कुछ। उसी तरह से नर्मदा नदी विंध्याचल से कई कई शाखाओं में, कई कई धाराओं में बट करके बह रही है, और हिमालय विंध्याचल की पूरी जो उपत्यकाएं हैं, ढलाने हैं, उन पर उसकी धाराएं बिखरी हुई हैं। उसके लिए कालिदास कहते हैं कि उपल विषमे विंध्य पादे विशीर्णाम, ऊंचे नीचे विंध्याचल की ढलानों पर विशीर्ण हुई, बिखर गई नर्मदा की ये धाराएं ऐसी लगती हैं जैसे कि भक्ति छेदैर्व विरचिताम भूतिम अंगे गजस्य। हाथी की काया पर भक्ति रचनाएं, रेखाओं से की गई कई कई रचनाएं, जैसे वो रेखाएं उसकी काया पर चित्र के लिए बनाई गई जो हों, वे जैसे हों, उससे उपमा वे देते हैं। अलका नगरी का जब वर्णन करते हैं, जैसे पहाड़ी नगर में रहकर के उन्होंने दृश्य देखा हो कि पहाड़ी नगर है अलका, हिमालय की गोद में, कैलाश पर्वत की गोद में एक छोटी सी नगरी है, बहुत ही सुंदर सी। बादल घूमते रहते हैं, वीथियों में घूमते रहते हैं। पहाड़ी गांव में हम जाते हैं तो बादल हमको टहलते हुए, चलते फिरते हुए से सड़क पर दिखाई देने लगते हैं, और खिड़की अगर खुली है तो मकान के अंदर बादल घुस आते हैं। उसी का एक चित्र उन्होंने अंकित किया है कि बादल चोरों की तरह खिड़कियों से फांद करके अंदर घुस आते हैं, और भित्तियों पर जो चित्र हैं अलका नगरी के भवनों में, उनके रंगों को मटमैला वे कर देते हैं, क्योंकि बादल की जो सीलन है, आर्द्रता है, वह छूती है उनको, उन चित्रों को, तो कुछ धुंधले से वे चित्र दिखाई देने लगते हैं। ये और श्रृंगार का बिंब तो है ही, जैसे कि कामी जो है फांद करके आया हो खिड़की से और कुछ इस तरह की हरकत करके चला गया हो, तो यह जर्जरा निष्पतंती, इस तरह से वे चित्र कर उसका अंकित करते हैं। यक्ष और यक्षिणी दोनों ही कला प्रेमी हैं। यक्ष जाति ही कला प्रेमी होती है, सौंदर्य प्रेमी होती है। यक्ष विरही है, विरह में चित्र बनाता है अपनी प्रिया का। उसका बहुत ही मार्मिक चित्र कालिदास अंकित करते हैं, और चित्र कैसे बनाना चाह रहा है यक्ष, उसको व्यक्त करते हैं। तो यक्ष जो चित्र बना रहा है वह चित्र है, और चित्र बनाते हुए यक्ष का शब्दों में एक चित्र है। ये दोनों ही, यक्ष अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए यक्षिणी के लिए जो संदेश भेजता है, उसमें कहता है, त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातु रागे शिलायाम। मैं पहाड़ की चट्टान पर धातु रागों से, गेरु आदि जो धातुएं हैं उनके रंगों से, कई कई रंगों से उस चट्टान पर तुमको चित्रित करता हूं। त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम, कैसी स्थिति में तुमको चित्रित करता हूं कि प्रेम में रूठी हुई, प्रणय में रूठी हुई, दोनों ही बात है। सचमुच में नाराज नहीं है, प्रणय में रूठी हुई है। प्रेम बढ़ता है, कुछ नाराजगी दिखाई जाए, अगर नाराजगी का अभिनय किया जाए तो सत्य कुपित नहीं है, प्रणय कुपित कहा है। ये शब्द उन्होंने, वो यक्ष को उसकी स्मृति बड़ी लुभावनी लगती है, अपनी प्रिया को याद करता है कि जब वह खेल खेल में रूठती थी, प्रणय में रूठती थी, और उसका जो रिसाना है, रूठना है, हमारा मनाना है, जो खेल होता था, उस समय की छवि तुम्हारी मैं अंकित करता हूँ चट्टान पर कई कई धातुओं के रंगों से। और आत्मानं ते चरण पतितम यावद इच्छामि कर्तुम, दूसरी पंक्ति है कि उसी चित्र में अपने आप को तुम्हारे पैरों पर चरण निपतित में चित्रित करना चाहता हूँ, तुम्हारे पैरों पर गिरा हुआ धराशायी अपने आप को मैं चित्रित करना चाहता हूँ, साष्टांग तुम्हारे सामने बिछा हुआ एक तरह से, इस रूप में मैं अपने आप को चित्रित करना चाहता हूँ। कालिदास के सभी नायक अपनी प्रियाओं या अपनी पत्नियों के सामने दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। पत्नियां प्रणाम नहीं करती हैं। मालिकाग्निमित्र हो, चाहे शाकुंतल हो, चाहे विक्रमोर्वशीयम हो, ये सभी राजा जो कि धीरोदात्त नायक और महान क्षत्रिय हैं, ये अपनी धर्म पत्नी के सामने मस्तक झुकाते हैं और प्रणाम करते हैं। यहाँ भी यक्ष जो है वो प्रणय में रूठी हुई है, तो उसको मनाने के लिए अंतिम उपाय है। ये नाट्यशास्त्र में भी बताए गए हैं कि कुपित नायिका को, रूठी हुई नायिका को मनाने के लिए क्या क्या उपाय है। अंतिम उपाय प्रणिपात है
प्रणिपात का उल्लंघन यदि करती है, उपेक्षा करके चली जाती है, तो फिर उसकी उपेक्षा की जा सकती है। ऐसा मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र कहता है, मैंने इरावती को प्रणिपात किया और ठुकरा करके चली गई, अब मैं उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ, वो पछताएगी, खुद तो पछताएगी। तो ये सब उपचार जो रिलेशनशिप्स हैं प्राचीन काल में प्रेमियों प्रेमिका की, तो उसमें यक्ष जो है उस समय की एक स्मृति संजोना चाहता है कि तुम प्रणय में रूठी हुई और मैं झुका हुआ तुम्हारे चरणों पर बिछा हुआ अपने आप को उसमें बनाना चाहता हूँ, लेकिन यादें ऐसी मन में उमड़ती हैं कि आंखों में आंसू भर भर आते हैं। तीसरी पंक्ति में कहते हैं, अस्त्रई स्थावन मुंह रूपचिते दृष्टि रालुप्यते में, बार बार भर आते आंसुओं के कारण मेरी दृष्टि लुप्त हो जाती है, देख ही नहीं सकता कुछ भी, ऐसी भरभरा गई हैं आंखें आंसुओं से, तो कुछ बनाऊंगा कैसे। तो कहता है कि क्रूरस तस्मिन् नपि न सहते संगमम नौ कृतांतः, तस्मिन् चित्रे भी कृतांतः क्रूरः क्रूरः कृतांतः नौ संगमम न सहते। उस चित्र में भी क्रूर विधाता हमारा मिलन नहीं देख सकता कि कम से कम चित्र में ही मैं तुम्हें छू लूं, हाथ बढ़ाकर तुम्हारे कदम में छू लूं। यह विधाता को चित्र में भी हमारा मिलन सहन नहीं है, यह विडंबना प्रकट करता है। और यह जो नायिका की स्मृतियों के बिंब हैं चित्र में, यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि इसके ठीक पहले के ही पद्य में चंडी उसको कहा है। तो चंडी जो भयंकर के अर्थ में वहाँ नहीं है, वह प्रणय में जब रूठ जाती है तो वो चंडी उसको संबोधन है, यह माना हुआ स्थापित संबोधन है प्रणय व्यापार में जो कहना चाहिए। तो मैं तुम्हारा चित्र, तुम्हारी छवियां सारी प्रकृति में देखता हूँ, तुम्हारी देह लताएं, तुम्हारी काया को मैं लताओं में देखता हूँ, और हिरनियां जब आंखों से मुझे ताकती हैं तो तुम्हारे कटाक्ष में उनमें देखता हूँ। इस तरह से तुम्हारी अलग अलग छवियां मैं निसर्ग में देखता हूँ, लेकिन हे चंडी, किसी एक जगह तुम नहीं क्यों नजर आती मुझे, एक आकार में तुम क्यों नहीं नजर आती, ऐसा कहता है। तो यह चंडी जो संबोधन है उसके क्रम में इसको समझना चाहिए कि प्रणय कुपित कहा है उसको इस पद्य में, और प्रणय कुपिता नायिका की छवि वो बनाना चाहता है। टीकाकारों ने बहुत विस्तार से इस श्लोक की व्याख्या की है, अद्भुत व्याख्या। पूर्ण सरस्वती बहुत बड़े टीकाकार हैं, और वो कहते हैं कि प्रणयापराध कुपित यक्षिणी का चित्र नहीं बनाना चाह रहा है, प्रणय कुपित यक्षिणी का चित्र बनाना चाह रहा है। मैंने कोई चूक कर दी, कुछ इधर उधर ताक लिया किसी दूसरी सुंदर स्त्री को, अपराध मुझसे हो गया, उसके कारण रिसाई हुई, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रणय में रूठना है यह। तो ये पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि अपराधी होने पर रिसाना, जैसे कि अग्निमित्र जो है वह मालविकाग्निमित्र में मालविका से प्रेम करता है तो इरावती बहुत ज्यादा नाराज होती है, वहां तो अपराधी है। अमर शतक के श्लोकों में अपराधी है नायक, खंडिता नायिका है, उसको धोखा दिया गया है, लेकिन यहाँ तो ना कोई धोखा दिया गया है ना अपराध किया गया है, तो रूठना मनाने का खेल है। पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि प्रणयापराध कुपिता का चित्र नहीं है, प्रणय कुपित नायिका का चित्र वो बनाता है। वो बहुत सुंदर भाषा में कहते हैं कि यक्ष का इतना गहरा प्रेम अपनी प्रिया से है कि सपने में भी वो सोचेगा किसी अन्य स्त्री की बात, यह संभव ही नहीं है। इसलिए अपराध कभी उसने किया हो ऐसा तो उसकी स्मृतियों में भी नहीं आएगी यह बात, यह ध्यान रखना चाहिए। मेघदूत जिस प्रेम की कथा कहता है उसमें यक्ष इस तरह का अपराध करेगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। और चरण पतित की बड़ी व्याख्या पूर्ण सरस्वती ने इस तरह से की है कि इस तरह से मैं पतित धरती पर बिछा हुआ अपने आप को चित्रित करने का मेरा मन है कि मैं कहना चाहता हूं कि जब तक तुम मुस्कुरा नहीं दोगी, जब तक प्रसन्न नहीं हो जाओगी, तब तक मैं इसी तरह से बिछा रहूंगा तुम्हारे कदमों पर, ऐसा कुछ वो कहना है। उनकी भाषा बहुत सुंदर है। जो संस्कृत वो लिखते हैं पूर्ण सरस्वती, उसका टूटा फूटा अनुवाद यह हो सकता है कि यक्षिणी प्रसन्न चित्त और दयाद होकर अपने भुज लता वलय से मुझे उठाकर स्मित सुधा धवलिताधर बिंब से मुस्कान जब तक न बिखेर दे तब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा। इस तरह की उसकी कामना यहाँ उस चित्र में वो व्यक्त करना चाहता है।
बहुत लंबी टीका उनकी इस श्लोक के एक एक उस पर है, और चित्रकला के जो मर्म उससे भाव खुलते हैं उनको भी वे पूर्ण सरस्वती अपनी विद्युल्लता टीका में बताते हैं। सभी टीकाकारों ने इस बात को नोट किया है कि धातु रागे ही में बहुवचन है, मतलब एक धातु और एक रंग नहीं है। और नाम भी उन्होंने दिए हैं, कई कई द्रव्य जो हिंगुल, हरिताल, मनशिला, गहरी, कठिनी आदि कई कई हिमालय पर धातुएं बनती हैं जिनसे कि रंग निर्मित होते हैं, उन सब को लेकर के वह घोलता है और उनसे वह चित्र बनाना चाह रहा है। उसकी बारीकियां बताते हुए टीकाकार भरत मल्लिक आदि कहते हैं कि प्रणय कुपित नायिका है, तो उसके मुख पर तो कई कई शेड आते जाते हैं, थोड़ी सी सुर्खी होगी, कहीं कुछ कुछ थोड़ा सा अधरों पर अलग तरह का रंग होगा, आंखों में कुछ अलग श्यामलता भौहों की होगी ऊपर। तो ये भरत मल्लिक चित्रशास्त्र से, भरत मल्लिक एक टीकाकार हैं बंगाल के, और बड़ी विस्तृत टीका उनकी मेघदूत की, उन्होंने चित्रशास्त्र से पद्य दिया है। किसी चित्रकला संबंधी संस्कृत के ग्रंथ में मुझे नहीं मिला, जितने ग्रंथ मैं उलट पुलट करके देखता रहा हूँ। चित्रसूत्र है श्री कुमार का, चित्रलक्षण श्री कुमार का है, चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, और नाट्यशास्त्र में चित्र का विवेचन है ही, अन्य कुछ ग्रंथों में भी चित्र का विवेचन है। तो ये शास्त्र का प्रमाण इसमें यह है कि बहुवचन कालिदास ने जो किया है कि प्रणय कुपित नायिका को कई कई रंगों से किस तरह से बनाना चाहिए। तो दृश्य लोहिता कपोले विपाटलस तदरे अरुण रागश्च, आंखों में तो कुछ सुर्खी होगी क्योंकि कुछ गुस्सा है, और कपोल में बहुत हल्का सा रंग आएगा, विपाटल पाटल रंग उसका, और अधर पर अरुणिमा आएगी, और ये लाल रंग के कई शेड्स हैं, इनको चित्रित करना होगा। और अधर कुछ फड़कते हुए से, कांपते हुए से लगे, जो विष्णु धर्मोत्तर और चित्र लक्षण में कहा श्री कुमार ने कि जैसे अभी सांस ले रहा है, अभी कुछ बोल देगा, तो देखते ही लगे कि क्रोध से अधर जो है फड़क रहे हैं इसके, तो ऐसा कुछ भाव आना चाहिए। ये टीकाकार इसकी व्याख्या करते हुए, जो कालिदास के टीकाकार हैं, वो कालिदास जिस तरह से चित्रकला के अभिप्रायों को सूचित करते हैं, बहुत सूक्ष्म बारीकियों के साथ संकेत उनका करते हैं व्यंजनाओं के द्वारा, वो उनको खोलते हैं उनके टीकाकार। और एक दूसरा ही अभिप्राय इस पूरे श्लोक का कुछ टीकाकारों ने लिया। पूर्ण सरस्वती और मल्लिनाथ तो वही अर्थ लेते हैं जो मैंने बताया कि यक्ष कहता है कि मैं तुम्हारा प्रणय कुपित रूप में चित्र बनाना चाहता हूं और अपने आप को तुम्हारे पैरों पर गिरा हुआ बनाने की कोशिश करता हूं, तभी आंखें इस तरह से भर आती हैं आंसुओं से कि चित्र अधूरा ही रह जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो पद्य है, अधूरे चित्र की जो कसक है उसको प्रकट करता है। और कुछ अन्य टीकाकार हैं, कम से कम 3 टीकाकार, वो ये कहते हैं कि वास्तव में चित्र नहीं बनाया, चित्र बनाने की कल्पना ही करता रह गया है, क्योंकि ये तो सारा मेघदूत तो यक्ष की कल्पनाओं का खेल है। सब उसका उधेड़बुन जो मन की है, कल्पनाओं के जो ताने बाने हैं, तो मैं कल्पनाओं में तुम्हारे चित्र बनाता हूँ, कई कई तरह के चित्र बनाता हूँ, एक चित्र में ऐसा बनाना चाहता हूँ, बस कल्पनाओं में बनाता ही रह जाता हूँ, सचमुच में चित्र नहीं बनाया। ये भरत मल्लिक और कृष्णपति ये इस तरह की व्याख्या इस पद्य की स्वीकार करते हैं, और चरित्र वर्णनाचार्य जो जैन टीकाकार हैं वो इसको स्वीकार करते हैं, विस्तार से इसको खोलकर बताते हैं कि क्यों यही अर्थ लेना ज़्यादा उचित है, क्योंकि सारा मेघदूत का जो भाव संसार है उसमें चित्र लेखन व्यापार बुद्धि उपारूढ़ है, कल्पनाओं में सब चल रहा है यक्ष के, तो वह मनोरथ करता रह जाता है, संचित होते चले जाते हैं भीतर मनोरथ कितने ही कितने, कभी तुम्हारा चित्र बनाऊंगा यह भी सोचता रह जाता है, सोचता ही रह जाता है। ये सब इच्छाएं हैं, जब तक मैं फिर चाहूं कि मैं चरण पतित बनाऊंगा फिर उसमें, तो सारे चित्रों की भी कल्पनाएं वह करता है। जो भी अर्थ हम लें, पहला अर्थ अपने आप में बहुत सुंदर है, दूसरा अर्थ भी उतना ही ग्राह्य हो सकता है, लेकिन चित्रकला की बारीकियां तो दोनों ही अर्थों में, चाहे कल्पना में चित्र बनाने की बात हो, चाहे सचमुच का चित्र बना ही लिया हो आधा अधूरा। कालिदास का जो चित्रकला का ज्ञान है और उस समय चित्र जिस प्रकार के बनते थे, तो सत्य चित्र नहीं है, केवल सच्चाई तो उसमें है, वो बहु छवि भी है, लेकिन भाव हैं, प्रणय में रिसाई हुई नायिका का भाव, यक्ष का भाव उसके प्रति
राग का, अनुराग का, प्रेम का दृश्य लगे उसमें। इसमें जो धातु राग आया है उसकी व्याख्या में टीकाकारों ने, जैसा मैंने कहा कि वो कई तरह की धातुएं जिनसे कि रंग बनते थे, हिमालय पर मिलने वाली धातुएं, उनके नाम गिनाए हैं। और रंग द्रव्यों की चर्चा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में की गई, उनमें भी इन धातुओं के नाम आते हैं। तो इनसे रंग बनाए जाते थे, ये नेचुरल कलर्स जो हैं। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, अभ्रक, राजवर्त, सिंदूर, त्रपु, हरिताल, चूना, लाक्षा, हिंगुलक, नील और गेरू, ये तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और श्री कुमार ने चित्र लक्षण में गेरू है, मनशिला, मैंसिल जिसको कहते हैं, लाक्षा, उससे रंग अभी भी बनाते ही हैं, महावर उससे बनता है, सिंदूर आदि से अलग अलग तरह के रंग किस प्रकार बनते हैं, इसकी चर्चा उन्होंने की है। यक्ष कला निपुण है, वो अपनी प्रिया का चित्र बनाता है या बनाना चाहता है। यक्षिणी भी तो उतनी ही कला रसिक है, वह कभी तो अपनी गोद में वीणा रख करके अपना ही बनाया हुआ गीत विरह का गाती है, और कभी वीणा एक तरफ रख करके चित्र बनाने लग जाती है। मत सादृश्यम विरह तनुवा भाव गम्यम लिखंती, ये जो शब्दावली है कालिदास की, तो उसमें सादृश्य शब्द है, पारिभाषिक शब्द है चित्रकला का। चित्र में सादृश्य होना चाहिए। सादृश्य पर बहुत विस्तार से चर्चा चित्रसूत्र में हमारे यहाँ आती है। सादृश्य जो एक अवधारणा है चित्रकला की, और महत्वपूर्ण दार्शनिक अवधारणा है सादृश्य की वहाँ। तो सादृश्य चित्र में रहेगा, पर कैसा सादृश्य की भाव गम्य होगा। सामने तो नहीं है यक्ष उसके, तो अपने भावों के द्वारा छवि बनाती है कि कैसा मेरा प्रिय इस समय हो गया होगा। भावनाओं से उसकी तस्वीर अंकित करती है, फिर उस तस्वीर को कैनवस पर उतारती है, भावगम्य वह आलेखन करती है, उकेरती है प्रिय की छवि को। तो भावचित्र है, वो सादृश्य भी उसमें है। यह भावगम्य इसलिए यहाँ उचित है कि यक्ष स्वयं कह रहा है, तो कितना भावों की एकतानता है दोनों में। कि यक्ष जो अपने बारे में कह रहा है, यक्षिणी जान रही कि हाँ वो ऐसे ही हो गए होंगे। यक्ष अपने आप को देख करके उसको सुदबुद्धि नहीं है। कवि कहता है कि पता नहीं कब उसके हाथ से कंगन फिसल करके गिर गया था, उसकी कलाई से उसको कुछ होश हवास नहीं था। तो यह कवि यह भी बताना चाहते हैं कि 5, 7, 8 महीने जो बीत गए उसमें यक्ष दुबला हो गया था, कुछ इस तरह कि जो कंगन वो पहन करके आया था वो ढीला धीरे धीरे होता चला गया और कभी फिसल करके गिर गया। यक्ष को तो कुछ सुध-बुध रहती नहीं थी, कब पता नहीं वह गिरा उसके हाथ से, कलाई से कंगन। तो जो दुबला जाना है काया का, यक्षिणी जानती है कि विरह तनु, तो उस सादृश्य के लिए फिर विशेषण कालिदास ने दिया है, यक्ष के मुंह से कहलवाया है। यक्ष भी जानता है कि अपनी भावनाओं में मेरी क्या छवि बना रही होगी। तो दोनों में जो एक संवाद है चित्रकला के माध्यम से, यक्ष स्वयं जानता है कि मैं कुछ दुबला होता चला गया हूं, यक्षिणी जानती है कि मेरे प्रिय विरह में किस तरह से क्रशब हो गए होंगे, और उसकी छवि वो भावनाओं से संजोती है। तो यह यक्ष और यक्षिणी दोनों के द्वारा जो चित्र के निर्माण के उल्लेख हैं, उनसे कुछ तकनीकी शब्दावली जो उस समय प्रचलित है वह भी सामने आती है, रंगों की बारीकियों का ज्ञान सामने आता है। मालविकाग्निमित्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख चित्रकला का आता है, जो कालिदास का नाटक है। उसमें अग्निमित्र एक समूह चित्र देखता है, पेंटिंग देखता है, इसमें कई महिलाएं हैं, उनकी एक साथ बैठी हुई हैं। तो चित्रकार वो बैठी होंगी अलग अलग मुद्राओं में, और चित्रकार को बुला करके चित्र बनवाया होगा। रानी को ध्यान नहीं रहा कि मालविका जो कि दासी के रूप में रह रही है, वास्तव में तो राजकुमारी है और नायिका है, वह भी वहीं बैठी थी, और चित्रकार का ध्यान तो उस पर ज्यादा ही चला गया। बहुत ही अपूर्व सुंदरी थी। तो चित्र बनाते बनाते रानी तो नहीं देख पाई, उसने मालविका की छवि जैसी देखी, उसको बढ़िया निखार करके वहां प्रस्तुत कर दिया। अब वह पेंटिंग तो लगाई गई। रानी नहीं चाहती थी कि राजा देखें उसको, मालविका जो उस समूह चित्र में है उस पर उनकी दृष्टि पड़े, लेकिन राजा ने देखा और तुरंत पूछ भी लिया कि ये बच्ची सुंदर सी लड़की कौन है चित्र में आपके साथ जो बैठी हुई है रानी जी। तो ये चित्र का उल्लेख है, अपूर्व सौंदर्य जो उस चित्र में केवल मालविका का झलकता है। चित्रकार ने फिर बाकी पर उतना ध्यान भी नहीं दिया होगा, सुंदर सभी को बनाया होगा उसने, अच्छा चित्रकार रहा होगा, लेकिन मालविका चूंकि
अपूर्व सुंदरी है, तो उसको उसने अंकित करने में कुछ अधिक परिश्रम किया। उस चित्र पर मालविका के जो उस ग्रुप में है, उस पर ध्यान देखने वाले का तुरंत चला जाता है, आंखें उससे खिंच जाती हैं। तो अग्निमित्र को उसकी छवि याद रहती। उस चित्र में एक बार जो उसने देख लिया, फिर तो रानी ने उसको हटवा ही दिया होगा। उस रानी ने उसको, राजा को ज्यादा देखने नहीं दिया, न बताया कि कौन लड़की है। वो तो अग्निमित्र की जो बच्ची, छोटी सी बेटी थी, उसने कह दिया कि ये तो मालविका है ना, हमारे यहाँ काम करती है। तो राजा को कम से कम नाम मालूम हो गया कि उस चित्र में जो बनी हुई है वह कोई चेटी है यहाँ, और अपूर्व सुंदरी वह है। लेकिन जब उसको देखते हैं सचमुच में, तो ये जो कालिदास यहाँ कहना चाहते हैं कि कला यथार्थ को अंकित करती है, तो कला कहीं ना कहीं पूरी तरह सफल भी नहीं हो पाती। यथार्थ का कोई न कोई कोना तो छूट ही जाता है। पूरा का पूरा जीवन अंकित कर पाना, जो कुछ पूरा देखा है संसार में, उसको समेट लेना संभव नहीं हो पाता। तो जब सचमुच में देखा अग्निमित्र ने, तो देखता रह गया और उसने कहा, चित्र गताया मस्याम कांति विसंवाद शंकी में हृदयम संप्रति शिथिल समाधि मन्ये येनेय मां लिखिता। जब चित्र में देखा था तो मन में सोचता था कि ऐसी सुंदरी संसार में सचमुच हो नहीं सकती है। ये तो चित्रकार की कला है कि उसने किसी, कोई दासी ही है, अच्छी देखने में रही होगी, लेकिन उसको कई गुना ज्यादा सुंदर उसने बना दिया है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन संप्रति शिथिल समाधि मन्ये येनेय मां लिखिता, जिसने वो तस्वीर, जिसने वो पेंटिंग बनाई है, अब मैं उसके लिए कहूंगा कि उसकी समाधि ठीक से नहीं लग पाई, पूरी तरह से नहीं डूब पाया, अपने चित्त में एकाग्र पूरी तरह से नहीं हो पाया, उस छवि को समेट नहीं पाया पूरा। क्योंकि इस छवि को चित्र में समेट लेना, ऐसी अपूर्व सौंदर्य है, इसको समेट लेना तो बड़ा कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को सजीव अंकित कर देना और उसके चेहरे के भाव सहित अंकित कर देना, यह सहज कार्य नहीं है। तो ये कला की दृष्टि से जो एक सर्जना की समस्या है, इससे कालिदास बार बार टकराते हैं अपने चित्रकला के उल्लेखों में, कि हम जीवन को कला में कितना समेट पाते हैं। और समाधि शब्द भी उसी प्रकार से एक पारिभाषिक शब्द है, रचना प्रक्रिया का एक शब्द है। और कालिदास इसका बार बार उल्लेख करते हैं कला के संदर्भ में भी। किसी की रचना जो है समाधि में स्थित होकर के ही की जा सकती है। चित्रकार अपने भीतर पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है, तभी वो बना पाएगा। ध्यान बटा रहेगा बाहर की दुनिया में तो रचना नहीं हो सकेगी। इसलिए कहते हैं कि उसकी समाधि कुछ टूट सी गई, कुछ ध्यान उसका बार बार जाता रहा इधर उधर, अन्य जो सुंदरियां थी उन पर भी, या इसके सौंदर्य पर भी कुछ ध्यान ऐसा गया कि वो अपने में इसको नहीं समेट पाया, अपने भीतर की समाधि में नहीं समेट पाया। वे विसंवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा विसंवाद हो गया है, ऐसा संवाद नहीं हो सकता है, ऐसी बात अग्निमित्र सोचता था। और अब कहता है कि अब तो लगता है कि पूरी तरह से नहीं समेट पाया है चित्रकार इसको। तो यह कालिदास का जो रुझान है चित्रकला के प्रति, और सौंदर्य शास्त्र जो अपना वे उसके माध्यम से गढ़ते हैं, और बार बार चित्र के उल्लेख भी करते हैं। शाकुंतल की प्रस्तावना में ही अहो राग निबद्ध चित्तवृत्ति रालिखित एवं सर्वतो रंगा, नटी जो है गीत गाती है। सूत्रधार कहता है कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में कोई सुंदर सा गीत गाओ। नटी बहुत सुंदर सा गीत गाती है, और सूत्रधार सामने प्रेक्षकों को देखकर कहता है कि चित्र लिखित से स्थिर होकर के रह गए हैं लोग। ये जो राग शब्द का प्रयोग है और चित्तवृत्ति, तो उसमें केंद्रित हो गई है चित्तवृत्ति। ये जो कला के तकनीकी शब्द हैं, कलानुभूति के, उनके माध्यम से कालिदास जो है चित्रों के अभिप्राय यहाँ सन्निविष्ट करते हैं। शाकुंतल में विधाता ने शकुंतला को कैसे गढ़ा होगा, इसकी कल्पना दुष्यंत करता है। तो कहता है चित्रे निवेश परिकल्पित सत्व योगा
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु, स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सा में, धातुर्विभुत्व मनुचिंत्य वपुश्च तस्याः। पहले विधाता ने उसको गढ़ने के पहले उसका खाका चित्र में बना लिया होगा, चित्र में निवेशित करके, और बाद में फिर उसमें प्राण उसने डाले होंगे, क्योंकि अन्यथा तो संभव नहीं है। एक बार अच्छी तरह से खाका गढ़ लिया जाए रेखाओं में, और रेखा शब्द का प्रयोग फिर कालिदास आगे करते हैं इसी तकनीकी अर्थ में, तो जब तक रेखाएं सही सही नहीं आ गई हैं तब तक रंग भरना ही ठीक से नहीं हो पाएगा। तो पहले तो खाका तो उसका अच्छी तरह से बन जाए, तो चित्र में निवेशित करके फिर उसमें सत्व डाला उन्होंने, प्राण प्रतिष्ठा की, और सारी जो सामग्री सौंदर्य की है वो उन्होंने उसमें फिर डाल दी। ऐसा तब ये एक सजीव चित्र बन गया, और ऐसा अद्भुत सौंदर्य शकुंतला का फिर रचा जा सका, यह दुष्यंत कहता है। कहीं कहीं चित्ते निवेश्य पाठ भी मिलता है, लेकिन अधिकांश टीकाकारों ने चित्रे निवेश्य ही पाठ माना है, और यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण के एक उल्लेख से भी यह पाठ समर्थित होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ इसके बारे में कथा बताई गई है कि जब नारायण मुनि तपस्या कर रहे थे, नर और नारायण ये दोनों मुनि साथ साथ तप करते हैं, पुराणों में भी इनका वर्णन आता है। तो नारायण मुनि जब तपस कर रहे थे तो इंद्र ने उनका तपोभंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। तो नारायण मुनि का तपोभंग तो क्या नहीं हुआ, लेकिन वो समझ गए कि अप्सराएं हमारा तपोभंग करने के लिए भेजी गई हैं। तो उन अप्सराओं का गर्व और इंद्र का भी गर्व तोड़ने के लिए उन्होंने उर्वशी की सृष्टि कर दी। तो उर्वशी की सृष्टि करने के लिए उन्होंने पहले उसका एक खाका बनाया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रसूत्र में ही कहता है, चित्रशास्त्र का जो प्रसंग है वहां उसमें ही कहता है। तो चित्रकला का एक रचना की दृष्टि से अभिप्राय उसमें दोनों में, कालिदास में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में समान है कि सुंदर चित्र बनाने के लिए उसका एक खाका पहले कैनवस पर अच्छी तरह से बन जाना चाहिए, और सहकार के रस से उन्होंने उसका चित्र बनाया, और फिर उस खाके के आधार पर रूपमयी अप्सरा को उन्होंने रच दिया। ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण यहाँ कहता है। एक टीकाकार हैं श्रीनिवास कालिदास के, उन्होंने कई अभिप्राय इसके खोलते हुए कहा है कि चित्र में निवेश करने की बात इसलिए मानना चाहिए पहले कि उसमें मिटा करके फिर से बनाने की संभावना रहती है। कहीं कोई चूक हो गई है तो फिर से उसको मिटा करके रेखाएं फिर से रची जा सकती है। रंग अगर पूरी तरह से भर दिए तो फिर तो नहीं बन पाएगा चित्र, और सजीव एक किसी स्त्री को बना दिया तब तो उसको बिगाड़ करके फिर से बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए पहले चित्र उसका बना लिया जाए, फिर उसको सजीव किया जाए, तभी सौंदर्य अच्छी तरह से आ पाएगा। यह कल्पना जो कालिदास ने की है वह टीकाकार उसकी संगति बिठाने के लिए विस्तार से उसकी व्याख्या इस तरह से करते हैं। उसके आगे छठे अंक में दुष्यंत जो विरही है वह शकुंतला का चित्र बनाता है। यह पूरा का पूरा प्रसंग बहुत विस्तार से जो कालिदास ने लिया है उसके आधार पर तो एक सौंदर्य शास्त्र की रूपरेखा बनती है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रयास भी किया कि कालिदास के आधार पर भारतीय सौंदर्य शास्त्र की और चित्रकला के सौंदर्य की एक नई रचना की जाए, नया सौंदर्य शास्त्र गढ़ा जाए। कालिदास ने बहुत सारी शब्दावली उसमें अपनी ओर से दी है, जिसके आधार पर हम एक सौंदर्य शास्त्र की परिकल्पना कर सकते हैं। कालिदास के लालित्य योजना में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ उस तरह की परिकल्पना की भी है। तो दुष्यंत विरह में संतप्त है और विलाप कर रहा है। फिर वह विदूषक कहता है कि कुछ मनोविनोद का उपाय सोचिए। तो दुष्यंत कहता है कि मैंने एक चित्र बनाया था, कुछ अधूरा है, उसको मंगवाओ। तो चतुरिका दासी को कहता है कि वो मेरा वो चित्र फलक, वो जो कैनवस है जिस पर कि अधूरा चित्र बनाया है मैंने अपनी प्रिया का, उसको लेकर के आओ। जैसे ही चित्र लाया जाता है, विदूषक ने तो पहली बार देखा है, उस चित्र को देखते ही वो सराहना के भाव से कह उठता है, साधु वयस्य, हे मित्र शाबाश, क्या कहना, वाह वाह जिस तरह से कहते हैं। साधु उस अर्थ में आता है
मधुरावस्थान दर्शनीयो भावानुप्रवेश। ये एक तकनीकी शब्द है जो कला के एप्रिसिएशन का, किसी भी चित्र के की सराहना करने के लिए। तो भावानुप्रवेश जो है, मधुर अवस्थानों में किस प्रकार से दर्शनीय हो गया है, कितने मधुर स्थानों पर भाव तुमने डाल दिए हैं इसमें माधुर्य के साथ में। ये दुष्यंत के चित्र की सराहना करता हुआ विदूषक कहता है। फिर आगे विदूषक स्वयं भी जैसे कि एक कनोइशर है, श्रद्धेय है उस चित्रकला का, थोड़ा सा सराहना करने का उसको भी थोड़ा अधिकार है, सराह सकता है, उसको अप्रिशिएट कर सकता है। स्खलति में दृष्टि निम्नोन्नत प्रदेशेषु, मेरी दृष्टि जो है वह स्खलित होती है, लड़खड़ा रही है इस पर ऊपर नीचे जाते समय, क्योंकि जो शेड्स हैं उसमें जो ऊंचाइयां और नीचाइयां हैं, चित्र में जो उभार हैं, तो उसको देखते समय जैसा लगता है कि जैसे दृष्टि उनमें कुछ लड़खड़ाती है, ऊपर चढ़ती है फिर नीचे गिरती है। ये जो चित्र के जो देह के उभार, काया के उभार उस चित्र में अंकित किए गए हैं और सजीव चित्र है। तो सानुमति अप्सरा जो कि देखने आई है कि दुष्यंत का क्या हाल है, मेनका ने अपनी सखी को देखने के लिए भेजा है, वह अदृश्य होकर के देख रही है। तो वह भी इस चित्र को देखती है और वह कहती है कि अहो ऐसा राजर्षि निपुणता, कितनी कुशलता है इस राजर्षि की। यहाँ राजर्षि कह दिया है, इतना सुंदर चित्र बनाया है कि ऋषिवत्व हो गया है, ऋषिव हो गया है बना करके। तो जाने सखी अग्रतों में वर्तते इति, मुझे लगता है कि जैसे शकुंतला मेरे सामने सजीव है। सखी उसकी मेनका है, मेनका से मिलती जुलती है। सानुमति ने तो शकुंतला को नहीं देखा, तो कहती है कि मुझे लगता है जैसे मेरी सखी मेनका मेरे सामने आ गई हो। ऐसा चित्र उसने, दुष्यंत ने बनाया। तो कितनी उसको शकुंतला की आकृति, उसके चेहरे की याद थी, उसको उसने इस तरह से चित्रित किया है। और 3 सखियां हैं। विदूषक पूछता है कि 3 बहुत सुंदर युवतियां इसमें चित्रित हैं, पेड़ों में पानी डालती हुई, घड़े हाथ में लिए हुए। तो इनमें से आपकी प्रिया शकुंतला कौन है? तो दुष्यंत पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम किसको समझ रहे हो? तो विदूषक जो वर्णन करता है उससे लगता है कि दुष्यंत ने कितना ध्यान दिया होगा शकुंतला का चित्र बनाने में। एक एक बारीकी उसके भंगिमाएं, हाव भावों की उसमें उकेरी होंगी। तो उसमें से तीनों के बीच में खड़ी हुई उस युवती को देख करके वो विदूषक कहता है, तर्कयामि या ऐसा शिथिल बंधनोद्वांत कुसुमेन केशांतेन। उसका जोड़ा कुछ खुल गया है, क्योंकि पानी दे रही थी, परिश्रम कर रही थी। पसीने की बूंदें कुछ झलक आई हैं मुख पर। तो चित्र में यह भी थोड़ी सी पसीने की बूंदें भी किसी तरह से अंकित की गई रंगों के मिश्रण से। और बाहें उसकी थोड़ी दूर है, परिश्रम का काम चूंकि कर रही है, क्योंकि घड़े से पानी दे रही है। विशेषतः अप्सरताभ्याम बाहुभ्याम अवश्य एक स्निग्ध तरुण पल्लवस्य, बगल में जिसमें पानी दिया है उसके पत्ते भी कुछ गीले से दिख रहे हैं, जैसे अभी पानी डाला गया और वो पत्ते सिंचे हुए से दिख रहे हैं। ये चित्रकार की खूबी। विदूषक पकड़ता है कि ये, और कुछ थकान सी उसके चेहरे पर है। ईषद परिश्रांते नावलक्षिता, बहुत मामूली सी थकान। अब ये बहुत बारीकी है, बहुत ज्यादा थकान चेहरे पर आ गई। उसका चित्र हल्की सी थकान भी उसके चेहरे पर है, हल्की सी कुछ पसीने की बूंदें भी हैं। और जिस पौधे में पानी दिया है उसकी पत्तियों से लग रहा है कि हाँ अभी पानी दे दिया गया है। यह जो चित्रकार की कला की खूबी एक एक उसमें नजर आ रही है, वो विदूषक उसको पकड़ करके बताता है। राजा भी मानता है कि हाँ भाई तुमने पकड़ा, अच्छा तो निपुणो भवान, तुम बहुत समझदार कुशल हो चित्रकला की बारीकी समझने में। फिर कहता है कि उस शकुंतला के चित्र में तो मेरी अपनी एक पहचान भी छूट गई है। अस्त्यत्र में भाव चिन्हम, मेरा भाव चिन्ह उस पर है। तो विदूषक पूछता है कि कैसा भाव चिन्ह है? तो बहुत ये मार्मिक श्लोक माना जाता है, और ये बहुत बड़े चित्रकार का लक्षण नहीं है कि भाव विह्वल ऐसा हो जाए। ये तो दुष्यंत चूंकि प्रेम उसने किया और इस समय बहुत संतप्त है, अनुतप्त है, पश्चाताप में चल रहा है,
तो उस चित्र को बनाते बनाते विह्वल हो जाता है। तो कहता है कि मेरे भाव का चिन्ह इस पर छूट गया है कुछ। तो सिन्नांगुलि विनिवेशो रेखा प्रांतेषु दृश्यते मलिना। चित्र बनाते बनाते मैंने इतना परिश्रम किया इसको उकेरने में कि उंगलियों में जो पसीना आ गया था वह थोड़ा सा कहीं न कहीं पुंज गया है उसकी रेखाओं में। तो उसका हल्का सा मटमेलापन रेखाओं में कहीं तुमको शकुंतला के आकृति की जो रेखाएं हैं उनमें तुमको दिखाई पड़ सकता है। और अश्रुच कपोल पतितम दृश्यमिदम वर्तिको उच्छ्वासात। एक बूंद मेरे आंसू की यहाँ टपक पड़ी थी। शकुंतला का चित्र मैं बना रहा था उस समय, तो उसका उच्छ्वास वो थोड़ा सा फूला हुआ वहां तुमको दिखाई देगा उस जगह, ये दुष्यंत कहता है। तो चित्रकला रचने की प्रक्रिया, दुष्यंत एक चित्रकार के रूप में, एक कोई महान चित्रकार नहीं है वह रजा या एम.एफ. हुसैन जैसा, लेकिन या रवि वर्मा जैसा, लेकिन अपनी भावनाएं उसमें वो भरना चाहता है। और चित्र तो अच्छा सीखा हुआ तो था ही, अच्छा चित्र बनाता है, लेकिन उसको संतोष नहीं है। ते जो कलाकार का असंतोष है अपनी चित्रकला से, किसी भी कवि को पूरा संतोष नहीं हो पाता अपनी रचना से कि पूरा नहीं मैं उसमें डाल पाया। चित्रकार को पूरा संतोष नहीं हो पाता कि मैं सब कुछ उसमें नहीं अपना डाल पाया, अपने मन का पूरा जो उफान है उसको नहीं उसमें अंकित कर पाया। तो कहता है कि यद्यत् साधुन चित्रे स्यात् क्रियते तत्तदन्यथा तथापि तस्याः लावण्यम रेखया किंचिदन्वितम। जो कुछ ठीक नहीं लगता है बार बार उसमें को मिटा करके मैं फिर से बनाता रहा हूँ, बहुत समय से बनाता आ रहा है, चित्र से संतोष नहीं हो रहा है। तो जो कुछ ठीक नहीं लगता था उसको अन्यथा करता हूँ। इसी के आधार पर अन्यथा करण, ये एक कला के सौंदर्य का पारिभाषिक शब्द हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गढ़ा, जिसको कि पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म में डिस्टोर्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म में डिस्टोर्शन कहा जाता है। लेकिन डिस्टोर्शन से तो विकृति वाला अर्थ होता है, और अन्यथाकरण जो है वह ट्रांसेंड करना है। जो कुछ ठीक नहीं बना है उसको कई गुना अधिक चमका देना, ये अन्यथाकरण का वहाँ। तो संसार का भी अन्यथाकरण कला में हो जाता है। संसार में जो जैसी चीज हम देखते हैं वो कई गुना अधिक सुंदर बन सकती है कला में, यह भी अन्यथाकरण का एक भाव है। तो जो कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे उसका मैं अन्यथाकरण कर देता हूँ। फिर कहता है कि तथापि, लेकिन फिर भी, तस्याः लावण्यम रेखया किंचिद अन्वितम, रेखाओं में उसका जो लावण्य है, उसकी जो लुनाई है, वह बहुत थोड़ी सी ही सिमट पाई है। हजारी प्रसाद जी ने कुछ दूसरी व्याख्या की है, उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि दुष्यंत की समस्या यह है कि शकुंतला की जो छवि मानस में है, संचित है, बहुत समय से उसके मन में जो छवि संचित है, उसको कैसे चित्र में समेटे। तो यही कह रहा है कि फिर भी पूरी छवि उसकी नहीं आ पाई, रेखाएं उसको समेट नहीं पाई जैसी शकुंतला मेरे मन में है। दूसरे अंक में भी विदूषक को जो अपनी कल्पनाओं में रमी हुई शकुंतला है उसकी छवि वो बताता है। जैसा देखा शकुंतला को, उसके आधार पर एक मानस बिंब बन गया शकुंतला का, और वही बिंब जो है पकता रहा है दुष्यंत के भीतर, फिर से उद्बुद्ध होता है जब स्मृतियां जागती हैं, तो उसको वो उकेरना चाहता है। वो पूरा का पूरा बिंब नहीं सिमट पाता है रेखाओं में। इसी बात को दुष्यंत यहाँ कहना चाहता है। बहुत ज्यादा विस्तार से इसकी व्याख्याएं की गई हैं, अब इतना समय नहीं है। राघव भट्ट तो रेखा शब्द चूंकि यहाँ आ गया है तो उसकी व्याख्या करते हैं कि रेखा शब्द चित्रकला का पारिभाषिक शब्द है। शिरोनेत्र करादीनाम अंगानाम मेलने सती काय स्थितिर यतो नेत्र हरा रेखा प्रकीर्तिता। सारे अंग एकदम सिमिट्री में हो, अनुपात में हो, और काया की स्थिति ठीक से जानी जा सके, तो वह जो स्थिति को उभारने वाला तत्व है वह रेखा है। राघव भट्ट ने और भी वर्तिका की व्याख्या की है, रंगों के संबंध में यहाँ बताया है, और अन्य टीकाकारों ने भी चित्र के संबंध में यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए हैं, और यह बताया है कि यह भाव चित्र है, यह सत्य चित्र नहीं है। अब एक प्रसंग और इसके आगे दुष्यंत कहता है कि बहुत कुछ अब बनाना चाहता हूं, तो कार्या सैकत लीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी। मैं मालिनी नदी का किनारा, रेतीला किनारा बनाना चाहता हूं पृष्ठभूमि में। उस किनारे पर हंस मिथुन
दुबके हुए हैं, रेत में दुबके हुए हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए एक तरह से। सैकत लीन हंस मिथुना, हंस युगल, हंस और हंसिनी की जोड़ी उस रेतीले किनारे पर सट कर बैठी हुई, एक दूसरे में खोई हुई। यह ऐसी मालिनी नदी और उसका जो विशाल रेतीला तट है, उसको बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में मैं बनाना चाहता हूँ। पादास्ताम अभितो निषण्ण हरिणा गौरी गुरो पावना। उसकी चारों तरफ ऊपर ऊपर हिमालय के शिखर, हिमालय की ढलानें, जिन पर कि हरिण जहां तहां बैठे हुए हों, उनको मैं उकेरना चाहता हूं। यह एक है, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड बनता है। फिर एक बहुत सुंदर चित्र उसके बगल में कहीं एक कोने में मैं ये बनाऊंगा। दुष्यंत कहता है, शाखा लंबित वल कलस्य चतरो निर्मातुम इच्छाम्यधा। एक पेड़ है जिसकी डगालों पर मुनियों ने अपने गीले वस्त्र, वलकल वस्त्र सूखने के लिए टांग रखे हैं। ऐसा एक पेड़ जो उसकी स्मृतियों में, जहाँ शकुंतला से मिलता था, मालिनी नदी का किनारे ही तो मिलने गया था 3रे अंक में, और लता कुंज में उसकी शकुंतला से भेंट हुई थी। तो पूरा मालिनी नदी का किनारा, वहां पर हंस और हंसिनियां विहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूर कहीं कोने पर वलकल वृक्ष है जिस पर की, दूर कहीं कोने पर पेड़ है जिस पर वलकल वृक्ष, वलकल के वस्त्र सुखाने के लिए टंगे हुए हैं। शाखा लंबित वलकलस्य चतरो निर्मातुम इच्छाम्यधः। उस पेड़ के नीचे मैं बनाना चाहता हूं एक दृश्य। किसका? की श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमाना मृगीम। कृष्ण मृग जो एक हरिण की विशेष जाति होती है, दुर्लभ प्रजाति है कृष्ण मृग। उस कृष्ण मृग के वाम नयन में अपनी सींग से खुजलाती हुई हरिणी की छवि में अंकित करना चाहता हूं। यह बहुत ही अद्भुत चित्र कालिदास ने अंकित किया है। प्रेम की तल्लीनता का, कि हरिण जो है वह खड़ा हुआ है आंखें मूंदे, और हरिणी जो उसकी प्रिया है वह सींग की नोक से उसकी आंख खुजला रही है। वो अनुमान करती है कि कहीं इसकी आंख में खुजली है, तो धीरे धीरे सींग की नोक से उसकी आंख कुरेद रही है। इतना विश्वास है हरिण को कि कहीं भी चुभाएगी नहीं अपने सींग की नोक। इतना विश्वास जहां पशु पक्षियों में, हरिणियों में था, वहीं मैंने शकुंतला से प्रेम किया और विश्वासघात मैंने किया। ये अनुताप, अपना सारा अनुताप, अपने चित्त का पश्चाताप, अपराध बोध उकेरना चाहता है इन सब छवियों के माध्यम से, कि मैंने क्या कर डाला। उस पावन स्थान पर मैंने प्रेम किया था। हिमालय की पावन ढलाने, गौरी गुरु उसके लिए कहा है। गौरी पार्वती के गुरु पिता हैं वो, उनके पहाड़ की वो ढलाने, जहां पर हरिणियां, जहां पर हंस और हंसिनियां उनके जोड़े, और वलकल जिस पर लटके हुए हैं, ऐसा पेड़, मुनियों का उल्लेख उसमें आ जाता है। ऐसा पावन वातावरण, उसमें मैंने ऐसा कपट किया। ये सारा जो पश्चाताप है उस चित्र में कहीं व्यक्त, उस दृश्यावली के द्वारा व्यक्त करना चाहता है। यह बहुत ही गहन भावों से भरा हुआ पूरा उल्लेख है, और उसके आगे चित्रकला की जो बहुत गहरी समझ है कालिदास की, वह भी प्रकट होती है। तो चित्र में जो सज्जा है और स्त्रियों की जो सज्जा है, तो दुष्यंत कहता है कि कुछ और भी छूट गया है। तो विदूषक तो अब थोड़ा ऊब रहा है कि अब क्या क्या इसमें बनाएंगे, और क्या ये सब पूरा का पूरा इस चित्र को ये भर देंगे। ये तो इन सब चीजों से, वो शकुंतला की सुंदरता से तो प्रभावित हुआ, लेकिन कहाँ ये वलकल वस्त्र लटकते हुए, कहाँ हरिणियां, उससे वो ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था। लेकिन दुष्यंत तो बड़ा रसिक और सरदय है। जो बहुत बारीक बात है वो छूट गई है, वह कहता है, कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे श्रीश मागंड विलंबी केसरम नवा शरच्चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। कानों में झुमके की तरह लटकता हुआ शिरीष का फूल तो हम बनाना भूल ही गए। यह शकुंतला की पहचान थी। कालिदास बार बार जिक्र करते हैं कि शिरीष का फूल उसको बहुत प्रिय है। शिरीष एक तरह से प्रतीक भी बन जाता है, क्योंकि बहुत सुकुमार फूल होता है। शाकुंतल की प्रस्तावना में ही शिरीष की सुकुमारता का उल्लेख आता है, और प्रमदाएं बहुत होले होले धीरे से उनको चुनती हैं कि कहीं कुछ टूट न जाए पंखुड़ी। तो यह शकुंतला शिरीष का फूल अपने कानों में लगाती है सजावट के लिए। यह दुष्यंत ने कभी
नोटिस किया था। तो कहता है कि वह तो हम भूल ही गए कि जिसके केसर उसके कपोल तक झूल रहे हैं, ऐसा एक शीरीष का फूल उसके कान में खोसा हुआ। यह तो आगंड विलंबी केसरम कर्णार्पित बंधनम शीरीष पुष्पम न कृतम। ऐसा शीरीष का पुष्प में बनाना ही भूल गया। नवा शरच्चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। उसके वक्षस्थल पर झूलता हुआ मृणाल सूत्र, मृणाल की जो माला है, उसको भी तुम्हें बनाना भूल गया, जो कि शरद के चंद्रमा की किरणों जैसा कोमल। ये उपमा दी गई है। एक तो रंग उसका, मृणाल का भी रंग उसी तरह का होता है, चंद्रमा की किरणों का रंग। और शकुंतला किस तरह से अपने आप को सजाती है नैसर्गिक उपादानों से, उसको फूल प्रिय हैं या मृणाल से बनी हुई माला, और कोई माला नहीं पहनती है। यह जो सौंदर्य बोध कालिदास का चित्र में उसका अंकित किया जाना, इस सब को कालिदास यहाँ अंकित करते हैं। और भी कई पारिभाषिक शब्द चित्रकला से संबंधित इस पूरे प्रसंग में आते हैं। दुष्यंत एकदम खो जाता है उस चित्र को देखते हुए, उसी संसार में चला जाता है। उसके लिए सानुमति कहती कि यथा लिखितानुभावी, जैसा चित्र में बना है उसी का अनुभव यह कर रहा है। यह तटस्थ होकर के नहीं देख सकता है, क्योंकि यह अलग हो ही नहीं सकता उस चित्र से। उसकी भावनाओं का संसार, उसके निजी भावनाओं का संसार उसमें उसने उकेरा है। तो यह सानुमति देखते देखते खुद उस देशकाल में चली जाती है। विदूषक केवल थोड़ा सा अलग है, वह उतना बड़ा रसिक नहीं है। तो दुष्यंत और सानुमति दोनों बड़े रसिक हैं, तो उस चित्र के संसार में पहुंच जाते हैं। और दुष्यंत उस भौरे को उपालंब देता है। भौरा उसके ऊपर मंडरा रहा है, इसका भी उसमें चित्र अंकित है, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। भ्रमर बाधा से परेशान शकुंतला का चित्र है। तो दुष्यंत उसको उपालंब देने लगता है उस भौरे को कि तुम क्यों इसको तंग कर रहे हो। बहुत सुंदर उसमें श्लोक है। उस चित्र की दुनिया में दुष्यंत और सानुमति दोनों खो जाते हैं। तो कला हमको एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। और दुष्यंत जब बहुत ज्यादा विगलित हो जाता है भाव से, आंसू उसके बहने लगते हैं, तब विदूषक याद दिलाता है कि आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं। इसमें ऐसे आप डूब गए हैं जैसे कि सचमुच में भौरा उसको तंग कर रहा है, और आप इस तरह से प्रलाप करते चले जा रहे हैं। ये तो चित्र है। तो दुष्यंत चौंक करके कहता है कि सचमुच में चित्र ही है क्या? मैं तो उस दुनिया में चला गया था, इस संसार से कहीं दूर। सानुमति कहती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसके साथ उस दुनिया में पहुंच गई हूँ। यह कला हमको कुछ का कुछ बना देती है। चित्रकला भी हमको कहीं न कहीं पहुंचा देती है। यह अनुभव कालिदास यहाँ अंकित करते हैं। श्री कुमार जो चित्र लक्षण के जो चित्र शास्त्र का मानक ग्रंथ है, शिल्प रत्न के अंतर्गत, उसमें कहते हैं जंगमा वा स्थावरा वा ये संति भुवनत्रये तत्तत् स्वभावतस्तेषां कर्णम चित्र मुच्यते। चित्र कैसा होता है? चित्र के भेदों में एक चित्र आता है। तो चित्र कैसा होता है कि चलती फिरती चीजें, सजीव चीजें या स्थिर चीजें, पेड़ पौधे, पहाड़ आदि, इस भुवनत्रय में, तीनों लोकों में जो भी जैसी चीजें ये सब हों, उनका स्वभाव उकेर देना कि हूबहू वो जीती जागती सामने आ जाए, स्वभाव करण उनका, यह चित्र की खूबी होती है। कालिदास ने इस चित्रकला के इस मर्म को इस पूरे प्रसंग में अंकित किया है। और कालिदास को पढ़ करके ही जो चित्रकला में रुचि रखना चाहते हैं, प्राचीन भारतीय चित्रकला में, वहाँ से इसको समझना चाहिए। यहीं पर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।